हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के क्षितिज में गद्य खंड में आज हम चर्चा करेंगे यशपाल जी के द्वारा रचित जो है लखनवी अंदाज। तो आइए सर्वप्रथम हम सबसे पहले यशपाल जी के बारे में समझते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यशपाल जी का जो जन्म है सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर गांव या फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा जो है कांगड़ा में ग्रहण करने के जो है बाद ये लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने क्या किया, बीए किया। और वहां जो है उनका परिचय किनसे होता है, भगत सिंह और सुखदेव जी से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे कई बार जेल भी गए और उनकी जो मृत्यु है वे सन 1976 में हुई। यशपाल जी की अगर हम रचनाओं की बात करें तो यशपाल जी की जो रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की जो है उपस्थिति है। उन्होंने अपनी रचनाओं में आम आदमी के निम्नतर स्तर से लेकर उच्चतर स्तर, इन दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन होता है, समावेश होता है, इन्होंने उस पर जो है अपनी लेखनी किया है। और वे यथार्थवादी शैली के जो है विशिष्ट रचनाकार हैं और सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों, जो समाज की रूढ़ियां हैं, भ्रांतियां हैं, वो जो है उनके खिलाफ उनकी जो रचनाएं हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, ध्यान देंगे कि उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता, ये मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। साथ ही साथ उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक जो है मुख्य दस्तावेज है। अमिता दिव्या पार्टी, कामरेड और दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, उनके अन्य जो है प्रमुख उपन्यास हैं। ये उपन्यास इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनको जानना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ जो है भाषा की अगर हम बात करें तो भाषा की जो स्वाभाविकता और सजीवता जो है उनकी रचनाओं के विशेषगत, या यूं कहें कि वह अपने आप में बहुत ही विशेषता रखते हैं, यानी सभी से हटकर इनकी जो है विशेषता यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यशपाल जी के द्वारा रचित, यानी कि यशपाल जी के जीवन वृत्त के जो मुख्य बिंदु हैं वह, जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ, तो हमने देखा उनका जन्म जो था 1903 में, कहाँ पर, पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। हम ये जानते हैं कि एग्जाम में भी कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए जानना कि यशपाल जी के पूरे जीवन वृत्त के बारे में। साथ ही साथ अगर हम इसको दोहरा लें या इसको पुनः रिपीट करें तो इनका जो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ था, तो कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद जो है ये कहाँ, लाहौर के नेशनल कॉलेज से इन्होंने क्या किया, बीए स्नातक की जो है पढ़ाई इन्होंने किया। वहां उनका परिचय जो है किससे किससे होता है, तो भगत सिंह और सुखदेव जी से इनका परिचय होता है। और स्वाधीनता या फिर स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी की धारा जो है से ये जुड़ाव या उसे लगे होने के कारण इनको जो है वह जेल भी गए और उनकी जो मृत्यु है या यूं कहें देहावसान जो है वह सन 1976 में हो गई। यशपाल जी की रचनाओं के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार इनको माना जाता है। यथार्थवादी शैली और सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंडता और
रूढ़ियों के खिलाफ तो इन्होंने या इनकी रचनाओं ने तो बहुत ही करारा प्रहार किया है। उनकी अगर हम कहानी की बात करें तो कहानी संग्रह के अंतर्गत जो है यहाँ पर ज्ञानदान, तर्क का तूफान और पिंजरे की उड़ान, वादोलिया, फूलों का कुर्ता यह प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखेंगे उपन्यास की अगर हम बात करें तो उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की जो है त्रासदी का जो है प्रमुख दस्तावेज जो है यह माना जाता है। और भाषा तो इनकी स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत जो है क्या है विशेषता है। यहाँ पर हम पाठ 12 के अंतर्गत यशपाल जी की रचनाओं के बारे में हम समझ रहे हैं और यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसको हम समझेंगे। यूं तो यशपाल जी ने जो है लखनवी अंदाज, यहाँ पर लखनऊ जो है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है और ऐसा माना जाता है कि लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि नवाबों का शहर किसे कहते हैं, तो वह जो है लखनऊ है। यहाँ पर लखनवी अंदाज ये शब्द आया है, तो यूं तो यशपाल जी ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, और ये वास्तविक भी है, बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती है। और परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा अवश्य जा सकता है। यशपाल जी उस पतनशील सामंती वर्ग पर जो है कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर होकर या वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली को जो है क्या कर रहा है, आदी है। और कहना न होगा कि आज के समय में भी जो है ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो आइए अब हम इनकी रचनाओं की तरफ उन्मुख होते हैं। तो चलते हैं यशपाल जी के द्वारा रचित लखनवी अंदाज। हमारा आज का जो शीर्षक है ये है लखनवी अंदाज। तो आइए इसको हम समझते हैं। मुफस्सिल ये वर्ड है। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन क्या होती है, ये चल पड़ने की उतावली होकर फुंकार रही थी। ठीक है, यहां पर एक शब्द आया है मुफस्सिल, ठीक है, जो उर्दू शब्द है। और ये जो है उस ट्रेन की उतावलेपन की बात कर रही है कि ट्रेन बस अपने स्टेशन से छूटने ही वाली है, यानी कि चलने ही वाली है। यानी कि पैसेंजर जो है ट्रेन, कौन सी ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली होकर जो है, उतावला यानी कि व्याकुल होकर फुंकार रही थी, यानी कि वो सिग्नल दे रही थी। और आराम से सेकेंड क्लास में जाने के लिए दाम जो है क्या करते थे, अधिक लगाते थे। किस प्रकार के दाम को अधिक लगाते थे इसको देखते हैं। तो यहां पर आराम से सेकेंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगाते हैं। हम जानते हैं कि ट्रेन में जब हम सफर करते हैं तो उसमें फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें सेकेंड क्लास की जो है बात की जा रही है। ठीक है, तो जैसे ही ट्रेन अपने स्टेशन को छोड़ने वाली है, यानी कि वह उतावली है अपने स्टेशन से निकलने के लिए, और वहां पर वो सिग्नल भी दे रही है। और तो कहते हैं कि आराम से किस क्लास में, सेकेंड क्लास में जाने के लिए वो दाम अधिक लगाते हैं। यानी कि चाहे जितना भी पैसा लगे उनको सफर कहाँ करना है, सेकेंड क्लास में ही करना है। तो दूर तो जाना नहीं था, यहाँ पर दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में जो है नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने, ठीक है, खिड़की से जो है प्राकृतिक दृश्य देखने या देख सकने के लिए जो है टिकट सेकेंड क्लास का ही लिया। और गाड़ी छूट रही थी, सेकेंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे में जो है खाली समझकर जरा दौड़ कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल, यानी जो उन्होंने अनुमान लगाया था, अनुमान के जो है प्रतिकूल डिब्बा क्या था, बिल्कुल यहां पर एक शब्द आया है निर्जन। निर्जन यानी कि बिना जन के, यानी कि वहां पर कोई था ही नहीं, वो एकदम खाली डिब्बा था।
तो यहाँ पर निर्जन यानी कि अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। कहने का अर्थ है यहाँ निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, यानी कि वहां पर निर्जन नहीं था, यानी कोई ना कोई वहां पर था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोष सज्जन, यानी कि जो उनका वस्त्र था वह पूरा ऊपर से नीचे तक क्या था, वह बिल्कुल सफेद था। ठीक है, तो कहते हैं कि नस्ल के एक, किस नस्ल के, नवाबी शब्द आया है। नवाबी नस्ल के एक सफेद पोष सज्जन बहुत सुविधा से किस प्रकार बैठे थे, पालथी मारकर बैठे थे। पालथी मारना आप जानते हैं, देहाती शब्दों में हम जानते हैं किस प्रकार से पालथी मारकर, पहले हम जब अध्ययन करते थे तो जमीन पे बैठकर पालथी मारकर ही अध्ययन करते थे। किस प्रणाली के अंतर्गत, गुरुकुल प्रणाली के अंतर्गत। तो यहाँ पर जिक्र आया है कि पालथी मारकर बैठे थे। सामने जो है दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। तौलिया था जिस पर उन्होंने दो ताजे जो है चिकने खीरे, जो खाने वाला होता है, उसको उन्होंने छील कर रखे थे। और डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में क्या हुआ, एकांत जो है चिंतन में जो है विघ्न का असंतोष दिखाई देने लगा। ठीक है, लेखक कहते हैं कि जैसे ही मैं उस ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया तो जो वो नवाब थे, जो इस प्रकार कैसे पालथी मारकर बैठे हुए थे, उनका जो है एकांत भंग हो गया। ठीक है, वो बिल्कुल अनिश्चिंत, या फिर यूं कहें उनके चेहरे पर जो है असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी क्या कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। ठीक है, कहने का आशय चाहे वो किसी भी प्रकार का चिंतन कर रहे हों या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखें जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने तो संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, यानी कि उनको किसी से कोई मतलब नहीं था, कौन आया कौन बैठा। ठीक है, संगति शब्द आया है यहाँ पर, तो संगति का अर्थ हम जानते हैं, जैसे अगर दो लोग एक ही डिब्बे में है, सफर कर रहे हैं, तो अवश्य ही जो है उनमें क्या वार्तालाप होती है, एक दूसरे के बारे में जानते समझते हैं। तो यहाँ पर उनको इस संगत से कोई मतलब नहीं था, ना ही उत्साह उन्होंने दिखाया संगत करने के लिए। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में क्या किया कि अपनी आंखें जो है चुरा ली, यानी कि हमने भी उनकी तरफ देखा नहीं। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। शायद संभव था कि नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा करने के लिए जो है क्या सकने के अनुमान में किफायत के विचार से ही उन्होंने जो है सेकंड क्लास का जो है टिकट खरीदा था। उनका पहले से ही ये टारगेट था, उन्होंने अपना ध्येय बना लिया था कि हम जो है सेकंड क्लास में ही सफर करेंगे, यानी सेकंड क्लास में बैठकर ही यात्रा करेंगे। ये जो है उनका टारगेट था, ध्येय था, लक्ष्य था, और जो उन्होंने बना लिया था। आगे जो है जब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेद पोष उन्हें मंजिले दर्जे में सफर करता देखे, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें इसमें उनकी शहर का कोई भी सफेद पोष उन्हें जो है मंजिले दर्जे में सफर करता देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब जो है किसी सफेद पोष के सामने खीरा कैसे खाएं, वे भी एक समस्या आन पड़ी वहां पर कि उस सफेद पोष के सामने वो खीरा कैसे खाएं। आगे कहते हैं कि हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, यानी कि अपनी नजरों को क्या करना, तिरछे कर कर देखना। ठीक है, यानी कि सामने सदृश समक्ष न देखकर इस तरह से तिरछे देखना। कनखियां या कनखियों शब्द यहाँ पर आया है, देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते और ओह, उनके मुख से निकला ओह। नवाब साहब ने तो सहसा हमें संबोधन किया। क्या संबोधन करते हैं, आदाब अर्ज।
जनाब हीरे का शौक फरमाएंगे। उन्होंने ये कहा कि आदाब अर्ज, जैसे हम बोलते हैं नवाब, या यूं कहें कि हम बोलते हैं नमस्कार, या अन्य प्रकार से भी संबोधन करते हैं। तो उन्होंने अपने अंदाज में संबोधन कैसे किया, आदाब अर्ज जनाब हीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन जो था वह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो है वो समझ गए कि जो व्यक्ति जरा सा भी वो अपने ही अंदाज में क्या है, व्यस्त है, वो अपने ही अंदाज में तल्लीन है, और फिर अचानक वो इस तरह से कह रहा है कि आदाब जनाब आप हीरे का शौक फरमाएंगे, यानी लेंगे नहीं। तो ये आश्चर्य करने वाली बात थी। ये नवाब साहब का जो ऐसा अचानक परिवर्तन था बिल्कुल अचंभित कर देने वाला था, और उन्होंने ये भांप लिया कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए जो है हमें भी मामूली लोगों की किसमें हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं, यानी किसमें सम्मिलित कर लेना चाहते हैं। जवाब दिया, क्या जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक फरमाएंगे। क्या कुछ और फर्क ये शौक जो है फरमाएंगे। आगे जो है हमें इससे मिलता है कि नवाब साहब ने फिर एक पल जो है क्या किया कि खिड़की जो है से बाहर देखकर गौर किया, और उन्होंने जो है दृढ़ निश्चय कर लिया। उन्होंने क्या दृढ़ निश्चय किया कि दृढ़ निश्चय से हीरे के नीचे रख तौलियों या तौलिया जो थी वो झाड़ कर उसको जो है सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से जो है लोहा, सीट के नीचे से क्या लोहा, बल्कि सॉरी लोहा नहीं, बल्कि यहाँ पर जो शब्द है वह है लोटा। लोटा आप जानते ही हैं। तो लोटा उठाकर जो है दोनों खीरों को जो है क्या किया, उन्होंने खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से उसको उन्होंने साफ किया, यानी कि उसको पोंछ दिया। और तौलिए से जब पोंछ दिए तो उन्होंने अपनी जेब से जो है चाकू निकाला और दोनों खीरों के सिर को जो है उन्होंने काटा और उन्हें गोद कर झाग निकाला। हम जानते हैं कि जब भी अगर हमको खीरा खाना हो, खीरा तो आप जानते ही हैं, जब भी हम खीरा खाते हैं तो उसके दोनों साइड को काटते हैं, और यहाँ गोदने का मतलब क्या होता है, उसके बाहरी हिस्से को, वाह जो उसका सिरा होता है उसको आपस में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, जिससे उसका जो कड़वाहट होता है, कड़वाहट, ठीक है, वो दूर हो जाता है। अगर उसको हम गोदेंगे नहीं, यानी कि आपस में मिलाएंगे नहीं, अगर तब हम खाते हैं तो फिर क्या होता है कि उसमें बहुत ही कड़वाहट होती है। ठीक है, तो ये भी एक नुक्स आप समझ लीजिए। और आगे हम देखेंगे तो फिर काटे और उन्हें गोद कर जब उसका झाग निकाला तो फिर खीरों को बहुत ही एहतियात यानी कि बहुत ही आराम से जो है छील कर फांकों को करने से तौलिए पर क्या किया, उन्होंने उसको सजा दिए। ठीक है, आगे जो है लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। कहते हैं कि लखनऊ का जो स्टेशन है उसमें खीरा जो बेचने वाले होते हैं उनको खीरे का हम किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से मालूम रहता है। और ग्राहक के लिए जीरा और नमक, यानी कि जीरा मिला नमक और पीसी हुई क्या लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी छिड़क दिया। ठीक है, यहाँ पर बुरक शब्द आया है, यानी कि उसको अच्छे से छिड़क दिया। और उनकी प्रत्येक जो भाव भंगिमा थी, भाव भंगिमा और जबड़ों की स्फुरण से स्पष्ट था कि उनकी प्रक्रिया में या उस प्रक्रिया में उनका जो मुख हीरे के रसा स्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। प्लावित होने का मतलब वह उत्सुक हो रहा था, यानी कि कहने का आशय जो है उनके मुख से जो है खीरा खाने के लिए पानी टपक रहा था। ठीक है, अब जो है हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियां रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में
अपनी असलियत जो है वो क्या करते हैं, असलियत पर ये उतर आए हैं। ठीक है, किससे बचने के लिए उतर आए हैं, असलियत पर। यहां ध्यान देंगे, लोगों की नजरों से बचने के लिए जो है ये अपनी असलियत पर उतर आए हैं। आगे कहते हैं कि नवाब साहब ने फिर एक बार जो है हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का ये कौन सा खीरा है, पालम खीरा है। ठीक है, नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से, यहां पर आप इस इमेज में देखेंगे, इस पिक्चर्स में सफेद पोश धारे और इन्हीं के बगल में वह युवक। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की जो ये पानी याती फांकें देखकर जो है पानी मुंह में जरूर आ रहा था, और लेकिन इनकार कर चुके थे कि आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त जो है तलब महसूस नहीं हो रही, मेदा भी जरा कमजोर है। और किबला शौक फरमाएंगे, क्या कुछ और भी शौक फरमा सकते हैं, क्योंकि मेदा भी जरा कमजोर है। मेदा यानी कि पाचन तंत्र से संबंधित है यह। और आगे जो है कहते हैं कि नवाब साहब ने संतृष्ण आंखों से, सतृष्ण, नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा, और खिड़की के बाहर जो है देखकर उन्होंने दीर्घ निश्वास लिया, यानी कि उन्होंने एक लंबी श्वास लिया। ठीक है, एक लंबी श्वास लिया और खीरे की एक फांक उठाकर कहां पर, होठों तक ले गए और फांक को सूंघा, और स्वाद के आनंद में इन्होंने क्या किया, पलकें मूंद गईं, यानी कि इतना स्वाद था कि उनकी जो है आंखें ही स्वतः ही क्या हो गई, बंद हो गईं। मुंह में भर आए पानी का घूंट जो है गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। अभी बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात है कि सिर्फ उन्होंने उसके जो है स्वाद को क्या किया, सूंघ लिया ना, होठों तक ले गए और फिर आगे देख रहे हैं आप किस प्रकार से जो है नाकों के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर एक एक करके वो बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को जो है खिड़की से जो है यानी खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए, और जो है बहुत ही गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी राइसों का तरीका। यानी वह इस चीज को साबित करना चाहते हैं कि देखो मैंने तो इस खीरे को खाया नहीं, सिर्फ और सिर्फ वासना की, अगर कहें कि वासना के तहत जो है उन्होंने उसका रसास्वादन कर उसको खिड़की से जो है क्या किया, बाहर फेंक दिया। और अब जो है नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर क्या लेट गए। काफी देर से यह प्रक्रिया वो कर रहे थे, हमें तस्लीम में सिर्फ हम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफाशत और नजाकत। यहाँ पर यह स्वतः ही अपनी विशेषता को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। हम गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की जो है सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म और नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका, एब्स्ट्रैक्ट इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट का अगर हम मीनिंग के तहत जाएं तो इसमें जो है एक भाव बनता है, जरूर कहा जा सकता है, यानी वो उस भाव की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, यानी कि उसी तरफ हमें आगाह कर रहे हैं। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? उदर यानी पेट। जैसे अगर हम यूं कहें कि हमें भूख लगी है, भोजन ना करें और सिर्फ सोचते रहें कि हमने भोजन कर लिया, तो क्या हमारा पेट भर सकता है? नहीं भर सकता। तब तक नहीं भरेगा जब तक कि हम उसको यानी उस भोजन को नहीं करते हैं, ठीक है। कहने का इनका भाव यही है। आगे जो है
नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, क्या कह दिया? खीरा लजीज होता है, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। यानी कहने का आशय है कि खीरा बहुत ही स्वादिष्ट होता है और शकील यानी कि नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, यानी कि जिसको अगर हम खाना भी न चाहें या खाना चाहें और न खा सकें। ठीक है, कहने का आशय यहाँ पर यही स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रकार से बोझ डाल देता है। अब आगे जो है इसमें हम देखेंगे कि ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है कहानी के नए लेखक। हीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना, हीरे की सुगंध और ये स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा की मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? लेखक के कहने का आशय यही है कि अगर हम कोई कार्य न करें और सिर्फ उसकी हम कल्पना करें, जैसे इसमें सफेद पोश धारी जो नवाब थे जिन्होंने हीरे को अपने जीवा तक नहीं ले गए, लेकिन वो कल्पनाशील हो गए, कल्पना में ये कल्पना रत हो गए कि उन्होंने खीरे का स्वादन किया। तो लेखक के कहने का आशय यही है कि क्या ये ज्ञान चक्षु, चक्षु मीन्स आंख होती है, यानी ज्ञान की जो आंखें हैं ये क्या खुल गई? पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। कौन है? यशपाल जी के बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि उसी प्रकार खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है। क्या यह संभव है कि हम खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से हमारा पेट भर सकता है और पेट भरने के साथ साथ डकार भी आ सकती है? क्या यह संभव है? कुछ अटपटा सा लग रहा है। तो बिना विचार घटना और पात्रों के अगर जो हमारी कहानी बन रही है उसमें बिना विचार और न ही उसमें कोई घटना घटित हो और न ही उसमें कोई पात्र हो, तो लेखक की इच्छा मात्र से क्या नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? कहने का आशय शायद बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा यशपाल जी ने कितना मार्मिक चित्रण किया है कि किस प्रकार से लखनवी अंदाज के सरोकारों को इन्होंने अपने भाषागत शब्दों में पिरोया है और इस प्रकार से हमने लखनवी अंदाज के प्रमुख वृत्तांतों के बारे में हमने समझा जाना और आप इसका स्वतः भी अध्ययन करेंगे और पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।